आवाज कट रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. We are the members of Group 5 and today we are presenting our topic which is case control study on botulism. Next. Next slide. सबसे पहले अगर बात की जाए बोट्यूलिज्म की, सो बोट्यूलिज्म एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है which is caused from Clostridium botulinum and Clostridium botulinum एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप स्पोर फॉर्मिंग मोटाइल बैक्टीरियम है जिसके पास एबिलिटी है कि वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर सके। अब ये न्यूरोटॉक्सिन जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से प्रोड्यूस हुआ है, ये जाकर हमारे बॉडी नर्व्स पर अटैक कर देगा, जिसके बाद सांस में प्रॉब्लम होगी और हमारे मसल्स जो है वो पैरालिसिस की तरफ चले जाएंगे, यहाँ तक के पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब अगर बात की जाए इस बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन की कि ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट कैसे होते हैं, तो अमूमन ये बैक्टीरिया फूड के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड सॉइल के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। यानी अगर हमारा कॉन्टैक्ट कंटामिनेटेड सॉइल से हो जाए तो उस वक्त भी चांसेस है कि ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सके एंड सम टाइम वुंड इन्फेक्शन के ज़रिए भी ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करते हैं। एक्चुअली ये बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पोर्स इन्हें एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव के लिए हेल्पफुल है और यहाँ तक कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी। नेक्स्ट स्लाइड। बैकग्राउंड। अब अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये बोट्यूलस लफ्ज़ जो है इसका ताल्लुक लातीनी ज़बान से है। अब इस बैकग्राउंड में हम 3 ईयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी के आखिर में यूरोप की साइड कई अमवात हुई। जब उन अमवात की वजूहात सामने आई तो उनकी वजूहात कुछ यूँ थी कि ये अमवात आउटब्रेक ऑफ सोसेज पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। इसी तरह 1985 में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम प्रोफेसर ईमेल वन एमर्जन था, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से था। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम की आइसोलेट की। अब अगर हम बात करें 1928 की, तो 1928 में डॉक्टर हरमन सोमर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में प्यूरिफाइज फॉर्म्स ऑफ बोटुलिज्म टॉक्सिन टाइप ए की आइसोलेट की। और इसके अलावा ये जो न्यूरोटॉक्सिन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से प्रोड्यूस हुआ है, ये न्यूरोटॉक्सिन एज अ बायोलॉजिकल वेपन वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज हो चुका है। नेक्स्ट वन, अनुषा। Botulism. There are basically 4 kinds of botulism: foodborne botulism, wound botulism, infant botulism, and adult intestinal colonization botulism. First, we talk about foodborne botulism, which can happen by eating foods that have contaminated with botulism toxin. कॉमन सोर्सेज जो हैं फूडबॉर्न बॉटुलिज्म के, वो अगर हम घर में जो खाने बनाते हैं जिस तरह से भी, हम अगर वो बच जाता है तो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए कैन में, जार में प्रिजर्व करने के पर्पज से हम उसको फ्रिज में रखते हैं। या जैसे फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी बनाते हैं, अगर उसकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन ना की जाए तो एनवायरनमेंट के जरिए जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के जो स्पोर्स उस खाने के ऊपर स्टोर हो जाते हैं, उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ड्यू टू आवर लैक ऑफ प्रिजर्वेशन, और वो वहाँ पे जर्मिनेट करना, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जो हम स्टोर बॉट कैन फूड्स लेकर आते हैं घर में, उसके अंदर भी बोटुलिनम टॉक्सिन से कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फूडबॉर्न बोटुलिज्म जो है वो कॉज होती है।
वुंड बॉटुलिज्म इज अगर कहीं से कोई जख्म लग जाए, कोई चोट लग जाए, या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है, या सर्जरी है, या ड्रग्स हैं, किसी भी तरीके से जो है, अगर कहीं पे भी हमें कोई जख्म है और हमने उसको सही से उसकी क्लीनिंग नहीं की है, या उसको सही से कवर नहीं किया है, या सर्जरी में हमारा जो एनवायरनमेंट था वो फुल्ली जो है वो क्लीन नहीं था, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में मौजूद जो वुंड स्पोर्स होते हैं, वो उस वुंड के जरिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और बॉटुलिज्म की वजह बनते हैं। इन्फेंट बॉटुलिज्म इज के जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर अगर इन्फेंट बॉटुलिज्म कॉज होता है, जब उनके इंटेस्टीन के अंदर ये बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो है वो रिलीज होता है, किसी भी वजह से स्पोर्स अगर वो उनकी बॉडी में चले जाएं, ग्रो और प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो वो बीमारी की वजह बनता है, वो इलनेस कॉज करता है। adult intestinal colonization which is also called adult intestinal toxemia, ये एक बहुत ही रेयर काइंड है बॉटुलिज्म की, जो कि ज्यादा नहीं पाई जाती है, दो इट्स सिमिलर टू इन्फेंट बॉटुलिज्म बट इट्स रेयर, एंड इट कैन हैपन इफ द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया गेट इनटू द अडल्ट इंटेस्टाइन। अगर अडल्ट के इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया चला जाए, वहां पे ग्रो करना शुरू कर दे, टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो अडल्ट इंटेस्टाइन जो है वो कॉज होती है। अच्छा, इसका जो सोर्स है वो अननोन है कि लोगों के अंदर ये वाली इंटेस्टिनल कॉलोनाइजेशन अडल्ट्स में क्यों होती है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो वो हेल्थ कंडीशंस जो है वो बहुत सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि जो उनका गट है वो इसकी वजह से सिक होना शुरू हो जाता है। अब ये चारों फॉर्म जो है वो चारों की चारों ही खतरनाक है, फटल है, और इनको कंसिडर करना चाहिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए, और मेडिकल इमरजेंसीज को जो है वो सीक करना चाहिए अगर इनमें से किसी एक के भी सिम्टम्स जो है वो अपेयर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म्स ऑफ बॉटुलिज्म, there are 7 distinct forms of botulism toxin which are type A to G. Four of these, type A, B, E, and rarely F, cause human botulism. Type C, D, and E cause illness in other mammals and birds. Next slide. अच्छा, ये जो टाइप्स है टॉक्सिन्स के, ये एंटीजेनेसिटी की बेसिस पे या इनकी दूसरी बेसिस की वजह से जो ये डिफरेंट है, विच वॉज नॉट मेंशन क्लियरली। पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरियम के जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं ये, और रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट होती हैं ड्राउट कंडीशन से, हीट से, और इवन दे कैन capable of growing into new organisms if they are entered in the body, यानी इनको वहां पे सेट होने में टाइम नहीं लगता है। Under the conditions with little oxygen, even anaerobic conditions where these botulinum spores can germinate, resulting in the growth of bacteria and production of the toxin. Drought condition, heat conditions, and lack of oxygen, anaerobic conditions में भी ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनकी पैथोजेनेसिटी बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। बॉटुलिज्म इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी एक इंसान को अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ये एनवायरनमेंट में से ही आते हैं या किसी और जराए से, फॉर एग्जाम्पल फूड, बर्न, etc, बट नॉट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Botulism develops if person ingests the toxin, or rarely if the toxin is inhaled or injected. एनवायरनमेंट के जरिए इनहेल कर लिया जाए, इंजेक्ट कर लिया जाए अपने अंदर इस टॉक्सिन को, ड्रग, एज अ ड्रग, और वट एवर द सोर्स इज। अगर ये इन ऑर्गेनिज्म इंटर होता है तो ये इंटेस्टीन में ग्रो करता है वुंड्स के जरिए और टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। Foodborne botulism is spread by consuming food contaminated with the botulism toxin or spores. टॉक्सिन प्रोड्यूस किया उस ऑर्गेनिज्म ने उस फूड के अंदर, कैंस के अंदर,
और या अपने उसके स्पोर्स जो एनवायरनमेंट के थ्रू आके उनके ऊपर स्प्रेड हो गए हो, तो वो फूड बॉर्न बॉटुलिज्म कॉज करता है। वुंड बॉटुलिज्म के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो है वो एंटर होता है ओपन वुंड्स के जरिए और रिप्रोड्यूस करने के जो है वो काबिल होता है एंटर होके। इन्फेंट बॉटुलिज्म में अगर क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो है वो इंजेस्ट कर लिया जाए उसके स्पोर्स को, या अडल्ट बॉटुलिज्म में भी, तो बॉडी का नेचुरल डिफेंस डेवलप हो जाता है ओवर टाइम टू प्रिवेंट इट्स जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ दीज स्पोर्स। बट अगर नेचुरल डिफेंसेस या इम्यूनिटी इतनी डेवलप ना हुई हो तो जो है ये पैथोजेनेसिस कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। Adult intestinal colonization is another form of botulism similar to infant, but in other children and adults with bowel abnormalities such as colitis. Next slide, please. People at risk, किन लोगों को जो है वो इससे ज्यादा खतरा होता है? People who inject certain drugs, जो कि ड्रग्स लेते हैं या मेडिसिन whatever they are taking, अगर उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पे कोई फर्क पड़ता है तो उन लोगों को इससे खतरा होता है। पीपल हु ड्रिंक सर्टेन काइंड्स ऑफ अल्कोहल, दे मेक देमसेल्व्स, अपने तौर पे बनाए गए अल्कोहल या इस तरह के कोई ड्रिंक्स, तो उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। पीपल हु ईट होम कैंड और होम फर्मेंटेड फूड्स, उन लोगों को खतरा होता है। एंड पीपल हु गेट बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन, जो कि इसके इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं बोtulinum के टॉक्सिन के, उन लोगों को ज्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाइला नासिर। Sign and symptoms of botulism might include difficulty in swallowing, muscles weakness, double vision, dropping eyelids, blurry vision, slurred reading, slurred speech, difficulty in breathing, difficulty in moving eyes. जो साइन सिम्टम्स है इसके बोटुलिज्म की, उसमें आपको किसी चीज को निगलने में बहुत मुश्किल होती है, मसल वीकनेस हो जाती है, डबल विजन हो जाता है, ड्रॉपलिंग आईलिड्स हो जाती है, और बोलने में मुश्किल होती है, बोलने में हकलापन आता है, और अपनी आइज की मूवमेंट में या आंखों की हरकत में जो है मुश्किल होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Sign and symptoms in infant might include constipation, poor feeding, dropping eyelids, pulse that are slow to react to light, face showing less expression than usual, weak cry that sound different than usual, difficulty in breathing. जो इन्फेंट में होता है बोटुलिज्म, उसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पुअर फीडिंग है, ड्रॉपलिंग आईलिड्स, पल्स दैट आर स्लो टू रिएक्ट टू लाइट, फेस शोइंग लेस एक्सप्रेशन, मतलब जो आपके फेस के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वीक क्राई साउंड दैट आर डिफरेंट देन यूजुअल, वो भी मुख्तलिफ होता है जैसे कि होना चाहिए, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Foodborne botulism. Signs and symptoms may include vomiting, nausea, stomach pain and diarrhea. अच्छा, जो फूड बॉर्न में है वो हमें जो सिम्टम्स हैं इसके, वो वॉमिटिंग है, नोजिया है, स्टमक में पेन होना, डायरिया, और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है फूड बॉर्न बोटुलिज्म का वो 18 to 36 आवर्स है आफ्टर इनटेक कंटेमिनेटेड फूड, और ये 3 से 4 दिन तक भी रह सकता है। नेक्स्ट। Kanita. I am Kanita Ismail. Now let us talk about epidemiology of botulism. अगर देखा जाए तो देखा जाता है कि 1899 to 2011 में जो यूएस है वहाँ पर फूड बोटुलिज्म के 1225 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं,
और अगर वुंड बॉटुलिज्म की बात की जाए, जो पहला केस रिकॉग्नाइज हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है जो कि हमने लिया है। और अगर केस हिस्ट्री को देखें, अगर केस हिस्ट्री की बात करें, तो केस हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कैलिफोर्निया जो है, उसका जो शहर है नेवाडा, उसमें जो है 4 वुमेन्स ने जो लंच किया, उस लंच में उन्होंने बीट सैलेड खाया, और वो जो बीट सैलेड था वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड था होम कैंड बीट से। और उसके 3 दिन के बाद उन 4 लेडीज में से जो 3 लेडीज थी, उनमें जो है वो बॉटुलिज्म इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। और जो सिवियरिटी ऑफ देयर सिम्टम्स, यानी कि उनके जो सिम्टम्स थे, उनकी जो सिवियरिटी थी वो उतनी ही थी जितनी इन्होंने कंज्यूम किया था उस सैलेड को। तो हम ये कह सकते हैं जितना एक्शन उसका उतना रिएक्शन हुआ। फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि फिर उनका एक लेडी का ब्लड सीरम लिया गया, उसको ट्रीट करवाया गया बॉट्युलिनल एंटीटॉक्सिन के साथ। और ये जो टेस्ट था, ये जो परफॉर्म किया गया, वो माउस टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के जरिए हुआ। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का मतलब यही है, ये जो बॉट्युलिनल एंटीटॉक्सिन है ये बेसिकली न्यूट्रल कर देता है टॉक्सिन को। इफ अगर ये टॉक्सिन को न्यूट्रल कर देता है तो इट्स मीन्स के बॉट्युलिनम जो टॉक्सिन है वो मौजूद है बॉडी में या उस ब्लड सीरम में मौजूद है। तो यही देखा गया जब उसका ट्रीट करवाया गया बॉट्युलिनल एंटीटॉक्सिन के साथ, तो टाइप ए बॉट्युलिनम टॉक्सिन जो था वो पॉजिटिव था। और बाद में जब हमने देखा कि जितना जो सैलेड वो लेडी खा रही थी, उनको जब जितना भी बचा उसको दोबारा टेस्ट किया गया, तो उसमें भी देखा गया जो टाइप ए बॉट्युलिनम टॉक्सिन है वो मौजूद था। और उससे ये बात साबित हुई कि ड्यूरिंग कैनिंग, जब बीट्स को कैन किया जा रहा था तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया गया, उसको प्रॉपर स्टीम नहीं प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन जो है वो उसमें मौजूद रहा। और जो बीट खाया गया उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था। नेक्स्ट। ये डेटा लिया गया है बेसिकली कंट्रीज का, यूनाइटेड स्टेट का। अगर यूनाइटेड स्टेट में बात की जाए तो 145 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं हर साल, जिसमें से रफली जो 65% है वो इन्फेंट बॉटुलिज्म है, 20% वुंड बॉटुलिज्म है, एंड 15% जो है वो फूड बॉर्न इन्फेंट बॉटुलिज्म है। 1974 से 1969 में जो सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए यूएस में, यूएस के कैलिफोर्निया में, वो इन्फेंट बॉटुलिज्म था। और उसका जो परसेंटेज था वो 47% था। अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, तो जब सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट आउटब्रेक हुआ फूड बॉर्न बॉटुलिज्म का, वो जून में हुआ 1989 में। और अ टोटल ऑफ 27 पेशेंट्स वर अफेक्टेड, 1 पेशेंट डाइड। और 25 जो पेशेंट थे, बेसिकली जो उन्होंने चीज़ खाई थी वो हेजलनट योगर्ट थी। और उसके जब उन्होंने खाई तो उसके 1 हफ्ते के बाद उनमें सिम्टम्स आने शुरू हुए। नेक्स्ट। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना में 1958 टू 1983 में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक देखा गया, 986 देखे गए इन्फेक्शन बॉटुलिज्म के। और कनाडा की बात की जाए तो 1985 टू 2015 वहाँ पर जो है इस ईयर में या इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 91 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए। और बेसिकली जो उन्होंने खाना खाया था वो बेसिकली प्रिपेयर्ड मैरीन मेमल एंड फिश प्रोडक्ट थी, जिसकी वजह से उनमें ये इन्फेक्शन कॉज हुआ कनाडा में। नेक्स्ट। ये एक समरी है केसेस की, जो केसेस रिपोर्ट हुए यूएस में, उसका डेटा लिया गया है ड्यूरिंग 2001 टू 2017। उसमें देखा गया कि कौन से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2001 टू 2003 उसमें जो केसेस रिपोर्ट हुए 126 टू 169 केसेस थे, जिसमें से जो फूड बॉर्न बॉटुलिज्म थे वो 62 केसेस थे। और उनके सिम्टम्स वही थे, वॉमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, इनके सिम्टम्स वही थे जो बताए गए थे अभी ऊपर स्लाइड में। इन्फेंट बॉटुलिज्म की बात की जाए तो वहां पर ये देखा गया कि 279 केसेस, जो सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए वो इन्फेंट बॉटुलिज्म के थे।
इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सॉइल में पाया जाता है, तो बच्चों का एक्सपोजर सॉइल से ज़्यादा होता है, और ये भी कह सकते हैं कि ये हनी में भी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है। इसी तरह वुंड बॉटुलिज्म है, 77 केसेस रिपोर्ट हुए, और जो अडल्ट इंटेस्टाइनल कॉलोनाइजेशन बॉटुलिज्म है उसमें 3 केसेस रिपोर्ट हुए। ये पूरा एक डेटा है जो लिया गया है। अगर बात की जाए अदर ससेप्टेबल स्पीशीज की, तो जो बॉटुलिज्म है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में कॉज हो सकता है, और जो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें बॉटुलिज्म हो सकता है वो स्पीशीज रैट्स हैं, माइस, चिकन, फ्रॉग्स, टोड्स, गोल्डफिश, स्क्विड, क्रेफिश, ड्रोसोफिला और लेचेस। और ये भी कहा जाता है कि पहले ये था कि डोमेस्टिक मेमल्स में इतनी कॉमन नहीं थी बॉटुलिज्म, लेकिन अब जो है कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पर कैटल्स में भी मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है, वो 65% देखा जाता है। नेक्स्ट। So, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? yes, ma'am. कौन परफॉर्म कर नेक्स्ट परफॉर्म कर रहा है? कुलसुम, आवाज नहीं आ रही? हेलो। जी। हाँ, आ अगर रही है। हम बात ओके, थैंक यू। अगर बात करें हम डायग्नोसिस की, तो बॉटुलिज्म जो है उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर पहले फिजिकल एग्जाम करते हैं, हमारे मसल्स को चेक करने के लिए कि वो वीक और पैरालाइज तो नहीं है। हमारी हिस्ट्री के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि हमने प्रीवियसली, अगर हम फूड बॉर्न बॉटुलिज्म की बात करें तो हमने प्रीवियसली कौन सा फूड इनटेक किया है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो सिम्टम्स जो है वो प्रोवोक हुए हैं। इन सारे एग्जामिनेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो बॉटुलिज्म है उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिलेटिवली स्ट्रोक के सिम्टम्स से ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, इसकी कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर्स को टेस्ट करने पड़ते हैं। उन टेस्ट में जो है वो ब्रेन स्कैन है, स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन है, ईएमजी है, जो कि एग्जामिन किया जाता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो सही स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी भी रिस्पॉन्स पे या नहीं। इसके अलावा इस बॉटुलिज्म की कंफर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट होता है, सीरम ब्लड सीरम टेस्ट होता है या स्टूल टेस्ट होता है उस पेशेंट का जिसके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं। और अगर इन्फेक्ट बॉटुलिज्म की बात की जाए तो इन्फेक्ट बॉटुलिज्म को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया ये वाकई बॉटुलिज्म है, हमें स्टूल टेस्ट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट, जैसे कि हमें पता है कि बॉटुलिज्म जो है वो एक टॉक्सिन की वजह से जो है, बॉटुलिज्म जो है वो एक टॉक्सिन है जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म है, जो कि हमारी नर्व से जाके अटैच होता है और फिर नर्व को डैमेज करके या तो पैरालाइज की तरफ ले जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक मेडिकेशन जो है डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। ये एंटीटॉक्सिन खुद को जो है उस टॉक्सिन से जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म ने प्रोड्यूस किया उससे जाके अटैच कर देती है और पूरी बॉडी में उसके साथ सर्कुलेट हो जाती है। इसका काम सिर्फ मजीद उस टॉक्सिन से जो हमारी बॉडी में नुकसान हो रहा है उसको रोकना होता है। जो नुकसान टॉक्सिन पहले कर चुकी है ये उसको फौरन सही तो नहीं कर सकती लेकिन फर्दर हार्मिंग से बचा देती है। ये एंटीटॉक्सिन जो है उसके बाद जो है जब हमारे नर्व्स रीजनरेट हो जाते हैं तो हम दोबारा रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो इसमें रिकमेंड सिर्फ वुंड बॉटुलिज्म के लिए की जाती है क्योंकि वुंड बॉटुलिज्म या तो सर्जरी से सही हो रहा है या जो भी मेडिकेशन या जो भी डॉक्टर्स हमें बोल रहे हैं उससे रिलेटेड हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस पर हावी ना आए। लेकिन ये मेडिकेशन जो है वो वुंड बॉटुलिज्म के अलावा और किसी बॉटुलिज्म के लिए कारामद नहीं है क्योंकि ये स्पीड अप कर देती है बॉटुलिज्म के टॉक्सिन को।
इसी ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो अगर बॉटुलिज्म ने हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक किया है तो हमें डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। लेकिन अगर उसने हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को पैरालाइज कर दिया है तो बात इस सिवियरिटी तक जा सकती है कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है सांस लेने के लिए, जब तक हम दोबारा से अपनी बॉडी को हमारी बॉडी दोबारा से तैयार ना हो जाए खुद सांस लेने के लिए। पेशेंट जो सरवाइव कर जाते हैं बॉटुलिज्म से, उनको काफी टाइम तक फैटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला रहता है और उनको रिकवर करने के लिए थेरेपीज की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो बॉटुलिज्म के जिस तरह काइंड्स हैं, इस तरह उनकी प्रिवेंशन भी डिफरेंट है। अगर हम फूड बॉर्न बॉटुलिज्म की बात करें तो होम केनिंग फूड से हमें जो है खुद को बचाना है, क्योंकि जो फैक्ट्री में केन्स बन के आ रहे हैं उनको प्रॉपर प्रेशर प्रोवाइड किया गया है, वो जो है वो प्रॉपर एसओपीज के तहत बने हैं। लेकिन अगर हम होम केनिंग प्रोसीजर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें जो हम फूड केन करने जा रहे हैं, पहले तो हमें उसको थॉरली कुक करना है ताकि उसके अंदर कोई भी स्पोर्स जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम के ना बचें। वैसे तो क्लॉस्ट्रीडियम हीट में 85 डिग्री पे अगर हम उसको 5 मिनट तक रखें तो वो उसके स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम केनिंग में कोई मसला कर देते हैं तो हमें उसको नहीं करना, वरना उससे जो बॉटुलिज्म है उसके स्पोर्स अगर बच गए हैं तो वो उसमें रीजनरेट हो सकते हैं। और जो भी हमने फूड केन करना है उसको हमें विद इन 2 आवर्स रेफ्रिजरेट कर दें। अगर हम उसको रेफ्रिजरेट करना है, अगर रेफ्रिजरेट करना है तो गार्लिक वगैरह से बनी हुई चीज़ों को हमने डीप ऑयल में रखना है ताकि उसके अंदर बॉटुलिज्म के जो स्पोर्स जो हैं उनको दोबारा रीजनरेट होने का टाइम ना मिले। अगर हम इन्फेंट बॉटुलिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इस चीज़ की कि हम 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों को शहद दे देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि शहद के अंदर मौजूद क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम जो है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करके बॉटुलिज्म कॉज कर सकता है। अगर हम वुंड बॉटुलिज्म की बात करें तो वुंड बॉटुलिज्म का जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में और वाटर में जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन इनएक्टिव फॉर्म। जब वो सॉइल या वो वाटर हमारी किसी भी वुंड से इंटरेक्ट होता है तो वो इनएक्टिव जो स्पोर्स उसके अंदर मौजूद थे वो हमारे वुंड्स में रख के हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और फिर अपनी सूटेबल कंडीशन में जाके एक्टिवली रीजनरेट होके एक सेल बनाते हैं और टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हमारे वुंड लगा है जिसपे मट्टी या पानी लगा हुआ है तो हमें उसको बहुत सही तरीके से डिसइंफेक्टेंट करना है और फौरन फर्स्ट एड लेनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट the case history of botulism. If you have any questions, you may ask. Thank you.